हाय स्टूडेंट, जय श्री सीताराम। मेरे यूट्यूब चैनल राकेश TKG12 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 27 फरवरी को कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर है, तो मैंने उसके लिए कुछ पहले वीडियो बनाए हुए हैं जो कि आपकी हिंदी पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको मैं इस वीडियो में गद्य खंड के हिंदी है जो उसके गद्य खंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिए और क्वेश्चन के आंसर साथ में ही याद आइए। इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? देश के प्रेम के भाव से भरे कैप्टन चश्मे वाले के मन में देश पर बलिदान होने वालों के प्रति सम्मान का भाव है। सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसमें क्या है? श्रद्धा है, इसलिए वह उनकी प्रतिमा पर चश्मा लगाता है। उसके मन में देश के प्रति फौजियों जैसा ही है, इसलिए उसे लोग क्या बोलते थे? कैप्टन कहते थे, ठीक है ना। एक दो बार पढ़ने में आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाने चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप अच्छे से इसको पेपर में लिख सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में यह कमी खटकी कि उनकी आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था, सामान्य से चौड़े चश्मे का फ्रेम मूर्ति पर पहना दिया गया है, ठीक है ना। तो ये लेखक के मन में बात क्या थी? खटकी थी। इसके बाद, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? ठीक है ना। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिए और जो आपकी समझ में आता है वो पेपर में अच्छे से लिख दीजिए, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। खेतीबाड़ी तथा गृहस्थ से जुड़े होते हुए भी भगत का आचरण साधु संतों जैसा था। वे सदैव सत्य बोलते थे, सभी से दो टूक बात करते थे, उनके व्यवहार में छल कपट नहीं था। वे दूसरों की वस्तु को छूते तक न थे, बिना पूछे दूसरे की वस्तु का उपयोग भी नहीं करते थे। बिना बात किसी से झगड़ने का उनका स्वभाव न था। उनकी वेशभूषा साधारण थी, लंगोटी लगाते थे तथा सिर पर कनपटी कबीर पंथी की सी टोपी पहनते थे। इन्हीं विशेषताओं के कारण वे साधु कहलाते थे। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उनके खाने पीने का प्रबंध करने वाला भी कोई नहीं था। वह उनकी खाने आदि की व्यवस्था करना एवं उनके साथ उनकी देखभाल करने के लिए रहना चाहती थी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? इसको भी आपको अच्छे से याद करना है। भगत के व्यक्तित्व और वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। तो बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक आयु के थे, किंतु गोरे चिट्टे आदमी थे। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, उनका चेहरा सफ़ेद बालों से चमत्कृत रहता था। वे शरीर पर एक लंगोटी तथा सिर पर एक कबीरपंथी करपट्टी टोपी पहनते थे। उनके गले में तुलसी की बेडोल माला पड़ी रहती थी। उनके माथे पर रामानंदी चंदन का टीका होता था। जब सर्दी होती थी तो वे कंबल ओढ़ देते थे, ठीक है ना। इसके बाद, पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। इस बार ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। उनका पहनाव कबीर जैसा था, सिर पर कबीर पंथियों जैसी करपट्टी टोपी पहनते थे। कबीर को साहब मानते थे, उनके आदर्शों में गहरी आस्था थी। कबीर के ही पदों को गाया करते थे। जैसे कबीर गृहस्थ संत थे, उसी तरह बाल गोविंद भगत भी गृहस्थ संत थे। कबीर की तरह जीवात्मा को ब्रह्मणी और परमात्मा को प्रेमी मानते थे। कबीर की तरह रूढ़ियों का विरोध करते थे, सत्संग में विश्वास रखते थे, लोभ लालच से मुक्त थे, ठीक है ना। लेखिका
मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस प्रकार प्रभाव पड़ा? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेखिका को दो व्यक्तियों ने विशेष रूप से प्रभावित किया है, एक उनके पिता तथा दूसरे शिक्षिका शीला अग्रवाल ने। पिता गोरे रंग को महत्व देते थे, जबकि लेखिका श्याम वर्ण की ही थी। वे गोरे रंग की बड़ी बहन से उनकी तुलना कर नीचा दिखाते थे, इससे उनमें हीनता का भाव आ गया। पिता की इच्छा के कारण लोगों से विचार विमर्श तथा देशभक्ति का भाव उनमें आया। शीला अग्रवाल ने साहित्यिक रुचि पैदा की तथा खुलकर अपनी बात कहने का साहस पैदा किया। इस आत्मकथन में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? ये वाला क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, 25 में रिपीट होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है इसकी। लेखिका मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई को भटियारा खान इसलिए कहा, उनके अनुसार रसोई में काम करने वाली युवतियों की रचनात्मक प्रतिभा जलकर नष्ट हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। रसोई में काम करने वाली स्त्रियाँ इतनी रचनात्मक नहीं हो पाती हैं, उनकी क्षमता खाना पकाने, सब्जी काटने या नए नए पकवान बनाने में ही चली जाती है, उनका स्वाभाविक विकास नहीं होता है। ये क्या है? गलत बात है ना। लेकिन ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो अपन को इसको अच्छे से याद करना है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद करने के प्रमुख दो कारण हैं। पहला कारण, शहनाई बजाने में जो रीढ़ उपयोग में आती है वह डुमराव में ही सोन नदी के किनारे मिलती है, उसी के सहारे शहनाई बजती है। दूसरा कारण यह है कि शहनाई के सरताज भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमराव में हुआ था। डुमराव को इन्हीं दो कारणों से मुख्यतः याद किया जाता है। बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? शहनाई मांगलिक अवसरों पर बजाई जाती है, इसलिए इसे मंगल ध्वनि अर्थात वह ध्वनि जो मंगलकारी हो कहा जाता है। यह ध्वनि प्रातःकाल मंगला आरती के समय भी बजाई जाती है। बिस्मिल्लाह खान जीवन भर शहनाई की साधना में ही लगे रहे। उन्होंने शहनाई को फूंक से बजाए जाने वाले सुशिर वाद्यों का सरताज बना दिया। शहनाई वादन की उत्कृष्टता के कारण ही बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हर मंगलकारी अवसर पर शहनाई बजाते थे। उन्होंने इसी कारण भारत का सर्वोत्कृष्ट सम्मान प्राप्त किया है, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। लेखक की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? लोग सभ्यता और संस्कृति शब्द का प्रयोग तो खूब करते हैं, किंतु इनके अर्थ समझ में नहीं आते। इन शब्दों के साथ विशेषण लगने पर कुछ अर्थ समझ में आता तो है, परंतु वह गलत सलत ही हो जाता है। जैसे भौतिक सभ्यता व आध्यात्मिक सभ्यता में भौतिक एवं आध्यात्मिक विशेषण लगने से इनके अर्थ और भी गड़बड़ा गए हैं। यही कारण है कि सभ्यता और संस्कृति शब्दों की सही समझ अभी तक नहीं बन पाई है। ये थोड़ा सा याद करने लायक है, तो इसको आपको क्या करना है? अच्छे से एक दो बार पढ़ना है तो याद हो जाएगा। आग की खोज एक बड़ी चीज़ क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे ही रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? तो इसको क्या करना है? आपको पढ़ना है। एक बार पढ़ लोगे तो आप अच्छे से इसको लिख पाओगे। आग की खोज सभ्यता की प्रारंभिक खोज में से एक है। जब रात में अंधेरा रहता था, जानवरों का खतरा बना रहता था, प्रकाश नहीं था, भूख मिटाने के साधन बहुत कम थे, उस समय के मानव कच्चा खाना ही खाते होंगे। इन्हीं कारणों ने आग की खोज की प्रेरणा दी होगी। आग की खोज से प्रकाश मिल गया, जानवरों का भय मिट गया, खाना पकाकर खाया जाने लगा। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? अपने विवेक के द्वारा जो व्यक्ति किसी नए तथ्य के दर्शन करता है, नई खोज करता है, वही वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति है। वह व्यक्ति किसी न किसी उपयोगी आविष्कार के लिए प्रयत्न करता ही रहता है। उसकी संतान जिसे बिना किसी प्रयास के वस्तु प्राप्त हो गई, वह सब तो कही जा सकती है, किंतु संस्कृत नहीं। वास्तविक संस्कृत तो आविष्कार करने वाला ही होता है। ठीक है ना।
तो ये गद्यखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे कक्षा 10वीं हिंदी के। तो उनको आपको 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए तो आपके कम टाइम में ही आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखो देखो देखने से आपका 1-2 लाभ और होते हैं कि आप इसमें सामने देखते भी हो और सुनते भी हो। जब देखने और सुनने से आपको और ज़्यादा याद हो जाता है, ठीक है ना। अभी आप सीधा कॉपी में से क्या करते होगे, याद करते होगे, लेकिन वीडियो में आप आवाज़ भी सुन रहे हो और सामने स्क्रीन पर वो आपके सामने शब्द भी दिख रहा है, ठीक है ना, वो वाक्य भी दिख रहा है, तो इससे आपको और जल्दी याद हो जाएगा। तो आपको वीडियो 1 बार 2 बार देखिए और इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिए। यही मतलब इन्हीं में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो उनको आप अभी याद करिए, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।